वंदना प्रेयसी अपनी खूबसूरती से ज़्यादा अपने कुछ और भी करामतों के लिए फेमस है, चाहे फिर वो उनका बोल्ड कैरेक्टर हो या फिर नॉनसेंस बिल्कुल नहीं सुनती है, ये सब हर जगह आपको मिलेगा। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ उन्होंने अपने, खास करके जब 2003 में वो ज्वाइन करती है, बिहार कैडर को ज्वाइन करती है आईएएस अधिकारी बनने के बाद, उसके बाद फिर बहुत सारे इन्होंने ऐसे काम किए थे जिनके बारे में जानने की ज़रूरत है। चाहे फिर वो जो आरपीएफ है, रेलवे पुलिस फोर्स, उसके डीआईजी को थप्पड़ मार देना है, या खुलेआम पत्रकारों को दलाल, सभी पत्रकारों को दलाल कह देना है, या फिर लंदन ये हॉलीडे मनाने के लिए जाती है, लंदन में इनका बैंक अकाउंट तक पड़ा हुआ है। नेताओं का स्विस अकाउंट होता है वो तो अलग बात है, लेकिन इनका भी बैंक अकाउंट लंदन में होता है। लंदन में जाकर के नौकरी भी कर चुकी है, या बताओ, आईएएस अधिकारी नौकरी कर चुकी है 5 महीने के लिए। इसके अलावा कुछ लोग, अगर आप गूगल कीजिएगा, इनका नाम बस लिखिएगा, गूगल कीजिएगा, तो उसमें 2 क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एक इनके हस्बैंड के बारे में लोग बहुत जानने के इच्छुक होते हैं, और एक इनका उम्र के बारे में। इनका चेहरा, खूबसूरती देख करके लोग इनके उम्र और इनके हस्बैंड के बारे में जानना चाहते हैं। हालांकि हमने आज न्यूज़ हंटर पर आपके लिए सब कुछ ले आया है। इनके पति का नाम से लेकर के क्या पूरा प्रोसेस, कब शादी हुआ, क्या हुआ, सब कुछ हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं। उसके अलावा और भी बहुत, जैसे कि ये बिहार की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट आईएएस ऑफिसर है। हालांकि ये अपने आप में एक और मुद्दा है कि पिछले कुछ सालों से बिहार में जितने भी सेक्रेटरी से ऊपर रैंक के आईएएस अधिकारी हैं जो पटना में बैठे हुए हैं, वो अपने प्रॉपर्टी का डिटेल नहीं दे रहे हैं। डीएम का मिल जाएगा आपको, लेकिन जो उच्च अधिकारी बन गए हैं वो दे ही नहीं रहे। मिनिस्टर का, सीएम साहब का मिल जाएगा आपको पूरा प्रॉपर्टी डिटेल, हर साल का वो डिटेल देते हैं, सबसे पहले दे देते हैं, लेकिन इन अधिकारियों का नहीं मिलेगा। लेकिन जब देते थे ये, तब के हिसाब से वंदना प्रेयसी जो है वो बिहार की सबसे ज़्यादा अमीर आईएएस अधिकारी है। इसके अलावा और भी, जैसे एक अफवाहों में और भी कहिएगा तो अफवाह नहीं बल्कि ये सच्चाई है कि इनके जो जीजा जी हैं वो पंजाब में आईजी हुआ करते थे, और वो जेल भी गए हैं। ये भी, और ये सब कुछ आपको बताएंगे, इनके पूरे परिवार से लेकर के इनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर, एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर से लेकर के सब कुछ बताएंगे। और इन सबके बीच एक हमने और वीडियो आपके लिए बनाया था कि बिहार में महिला आईएएस अधिकारियों के बारे में। उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से वंदना प्रेयसी जो है वो यूपीएससी का एग्जाम दे करके, कोई बिहारी महिला आईएएस अधिकारी जो यूपीएससी का एग्जाम दी हो और बिहार कैडर चूज की हो, बिहार में ही अपनी पूरी सेवाएं दी हो, आज़ादी से लेकर के आज 2013 तक दूसरी आईएएस अधिकारी। पहला हमने बताया था कृष्णा सिंह जो 1966 में ज्वाइन की थी। उसके बाद कोई भी आईएएस अधिकारी बिहार में नहीं रही। जो बिहार में रही थी वो झारखंड चली गई 2000 में झारखंड बनने के बाद। लेकिन वंदना प्रेयसी दूसरी महिला आईएएस अधिकारी है। अब तो पिछले कुछ सालों से बहुत बढ़ गई है। अभी पिछले 2 सालों में 5 महिला आईएएस अधिकारी बिहारी जो थी वो बिहार कैडर को ही ज्वाइन की है। तो वो एक अपने आप में इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 4 फोन रखती है ये, थोड़ा सा ये सेल्फ प्रेजिंग इनका आइडेंटिटी है। ये अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहती है, बात करती है। शुरू में जब ये आईएएस अधिकारी बनी थी तो मीडिया में बहुत रहती थी अपने अलग अलग कारनामों के कारण। तो ये सब कुछ हम आज आपको बताएंगे इस न्यूज़ हंटर के इस आईएएस अधिकारियों के बारे में, जो भी हम आपको डिटेल बता रहे हैं। इनका अगर आप कैरियर देखिएगा, 2003 स्कूलिंग से ही आप स्टार्ट कर लीजिए। जमालपुर में इनके माताजी जो थे इनके प्रोफेसर थी पटना यूनिवर्सिटी में, और पिताजी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं, टू बी ऑनेस्ट, पता नहीं चला है। इनकी एक बहन भी है, उनका ही पति पंजाब में आईएएस अधिकारी थे जो जेल गए थे। तो 2003 से पहले ये स्कूलिंग करती है जमालपुर से, फिर ये दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली चली जाती है, वहाँ से पढ़ाई करती है, 10th करती है, 12th करती है, और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस कॉलेज सेंट स्टीफन से इंग्लिश में ये बीए करती है, एमए करती है, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल भी करती है, और उसके बाद फिर आईएएस अधिकारी बनती है। और ये कहती भी कि इनके जीवन का सपना था आईएएस अधिकारी बनने का। अब आईएएस अधिकारी बनने के बाद सारा कुछ खेल शुरू होता है। जब कोई आईएएस अधिकारी बनते हैं तो सबसे पहले उनको एक वीडियो की ट्रेनिंग दी जाती है। वीडियो बना के भेजा जाता है और इनको बताया जाता है कि आप सीखिए कि एसडीओ कैसे काम करते हैं। फिर इनको कुछ दिनों के बाद एसडीओ बनाया जाता है। फिर ये एसडीओ के रूप में रहते हैं, और एसडीओ बनते बनते इन्हें सिखाया जाता है कि डीएम कैसे काम करते हैं, ये सीखिए, और फिर इन्हें डीएम बनाया जाता है। एक आईएएस अधिकारी का ये जो मोडस ऑपरेंडिस होता है यही होता है। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, ये पहले आरा गई, आरा में ये वीडियो थी। उस समय 2004 का इलेक्शन हो रहा था। उस 4 के इलेक्शन की भी एक कहानी है कि ये बिल्कुल पहली बार थी। इनसे पूछा भी गया था एक इंटरव्यू में, तो जब मैंने कहा ना सेल्फ प्रेजिंग, तो कहा जाता है ये
कि वहाँ पे एक छोटे से पुलिस अधिकारी ने इनकी मदद की थी, इनको बताया था क्या करना है कैसे करना है। लेकिन जब इनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो इन्होंने कहा कि नहीं वो मैंने डिसीजन लिया था, जो भी था मेरे पास पावर था, मुझे बोला गया डिसीजन लेने के लिए, मैंने डिसीजन लिया। और वहाँ पे बहुत हुड़दंग हुआ था, पत्थरबाजी वगैरह सब कुछ हो गया था पुलिस के ऊपर। और ऐसे समय में वो जितने भी ईवीएम थे वो सब पहुँचाई थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक। उसकी कहानी है, यानी कि जहाँ पे भी गए हैं वहाँ पे एक कहानी बनी है इनकी। उसके बाद फिर ये आते हैं एसडीओ, इनको बनाया जाता है, जो कि सिंपल कोर्स ऑफ एक्शन होता है। नेक्स्ट एसडीओ बनते हैं, एसडीओ में कहाँ जाते हैं, ये बाढ़ का एसडीओ बनते हैं, पटना में एसडीओ बनते हैं, बाढ़ इनका क्षेत्र होता है। बाढ़ में रहते हुए इन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए। बड़े बड़े कारनामों में से सबसे बड़ा जो कारनामा इनका फेमस है वो कहते हैं कि अनंत सिंह वहाँ के बाहुबली माने जाते हैं। बिहार सरकार ने एक नोटिस निकाला कि जितने भी पूरे बिहार में जितने भी गोदाम बने हुए, अनाज के गोदाम बने हुए हैं, वो सारे अनाज के गोदाम के ऊपर जो बाजार समिति है उनका सारा वर्चस्व रहेगा। तो इन्होंने उस समय बाहुबलियों का वर्चस्व होता था, तो उन्होंने उस समय जहाँ पे बाढ़ के अंदर अनंत सिंह के अपने बहुत सारे गोदाम, अनाज गोदाम हुआ करते थे, इन्होंने सारे गोदाम पे, अनंत सिंह के गोदाम पे जाकर के ताला लगा दिया था। तो ये जो है मामला वो बहुत सुर्खियों में रहा था वहाँ पे। अब सबसे पहला कंट्रोवर्शियल इनका आता है। नॉर्मली ये होना चाहिए कि एसडीओ बनने के बाद, एसडीओ का सेवा देने के बाद इनको डीएम बनना चाहिए था, लेकिन ये डीएम नहीं बनती है, ये डायरेक्ट बन जाती है जाकर के ओएसडी। और ओएसडी भी किसका, होम डिपार्टमेंट में। होम डिपार्टमेंट किसका था 2006-07 के आसपास, बीजेपी के पास। सुशील मोदी जी यहाँ पे उप मुख्यमंत्री भी थे, होम डिपार्टमेंट सब कुछ उन्हीं के पास था। वहाँ पे जाके बनती है और डायरेक्ट ओएसडी बनती है, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक तक जाती है बिना डीएम बने हुए। और उसके बाद फिर जब इतना करने के बाद 2009, ये सब 2004 से स्टार्ट करती है। 4 में एसडीओ रहती है वहाँ का, बाढ़ का, ये आरा का रहती है, बीडीओ रहती है। उसके बाद फिर 5 में जाती है एसडीओ बनती है, फिर उसके बाद 7 में जाकर के बनती है डीएम। उसके बीच में वो एसडी रहती है, ज्वाइंट सेक्रेटरी रहती है। 8 में जाती है ये डीएम बन करके सिवान इन्हें स्पेशल ड्यूटी पे भेजा जाता है। 2009 का इलेक्शन हो रहा होता है। 2009 के इलेक्शन में इनको वहाँ पे अच्छे से शांतिपूर्वक ढंग से एसडीएम बन करके डीएम बन करके इलेक्शन कराना होता है। और वो इलेक्शन, सिवान का वो इलेक्शन मीडिया में पूरा छाया रहा। छाए रहने के पीछे उसके केंद्र में ये बने हुए थे। उसके पीछे कारण था, साहबुद्दीन वहाँ पे थे और वहाँ पे जेल में थे। लोग कहते हैं कि साहबुद्दीन के पास वहाँ पे जेल के अंदर सारा कुछ, सारी फैसिलिटीज़ फ़ोन से लेकर के, वो उन्होंने अपने ट्वीट में, जब साहबुद्दीन जी का डेथ हुआ था उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट करके वंदना प्रेयसी ने लिखा था कि मैंने वहाँ पे जब डीएम था तो मैंने रेड करके वहाँ से 50 से ज़्यादा टेलीफोन सीज किया था और भी बहुत कुछ सीज किया था। उस पूरे प्रोसेस के दौरान 2004 का जब लोकसभा इलेक्शन हो रहा था तब सिवान में 100 लगभग 71 ईवीएम को लोगों ने तोड़ दिया था, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हुआ था वहाँ पे इलेक्शन। लेकिन 2009 का जब इलेक्शन इनके अंडर में हुआ, इनके एसडीएम, इनके डीएम रहते हुए, तब वहाँ पे एक भी वायलेंस का एक भी खबर नहीं आया था। ऐसे ही जब ये 2006 में पूरे बिहार में पंचायत का चुनाव हो रहा था, जब ये एसडीओ थी बाढ़ की, तब अनंत सिंह का क्षेत्र होने के बावजूद पूरे बाढ़ के क्षेत्र में एक भी वायलेंस नहीं हुआ था मुखिया के चुनाव में, जबकि मुखिया के चुनाव में सबसे ज़्यादा वायलेंस होता है। तो ये सेम चीज़ इन्होंने रिपीट किया था सिवान में। और उसके बाद इनकी बहुत तारीफ हुई थी कि सिवान जैसे जगह में, साहबुद्दीन के गढ़ जैसे जगह में कैसे शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव हो गया था। और उसके बारे में पूरा डिटेल में बहुत लोग कहते भी हैं कि उस समय ये 4-4 फ़ोन रखा करती थी ताकि लोगों को मॉनिटर कर सके कहाँ पे क्या हो रहा है, इनको लोग डायरेक्ट रिपोर्ट कर सके कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ हो रहा है। तो इन्होंने पूरा मॉनिटरिंग के लिए एरिया को डिवाइड कर दिया था, कौन सा क्षेत्र में कितने लोग रहेंगे, कौन सा क्षेत्र ज़्यादा वायलेंस, इस तरह से करके। तो ये इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हो रहा। इसके बाद फिर से ये पटना बुला लिए गए। इसके बाद फिर ये यहाँ से फिर ये भागलपुर जाते हैं और भागलपुर में मात्र 2 महीने, 25 अगस्त, 2 महीने भी नहीं कहिए, 1.5 महीने भी नहीं, 1 महीना 10 दिन रहे। 25 अगस्त 2009 को ये भागलपुर का डीएम बन के जाते हैं और 5 दिसंबर 2009 को ये पटना बुला लिए जाते हैं। इसके बाद फिर लगातार ये पटना में रहते हैं, डायरेक्टर रहते हैं अर्बन डिपार्टमेंट का। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाते हैं। फिर इसके बाद फिर ये पटना के बाद सीधे लंदन पहुंच जाते हैं। ये लंदन में 5 महीने का ये सर्विस देते हैं कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री में। और वहाँ पे ये 6 जनवरी से लेकर के 9 फरवरी तक ये वहीं पे
रहते हैं 2011 में लंदन में, और ये छुट्टी नहीं लिए होते, छुट्टी तो बाद में लेते हैं। जब छुट्टी लेकर के लंदन जाते हैं 14 दिनों के लिए 2022 में, तब भी मीडिया में जम के हल्ला होता है। जम के हल्ला ऐसे होता है कि जो उसमें महागठबंधन की सरकार थी, तो बीजेपी पूरा हल्ला मचा दी कि इनको परेशान किया जा रहा है, तेजस्वी के साथ ये ईमानदार ऑफिसर है, तेजस्वी के साथ काम नहीं कर पा रही है, तेजस्वी इनको काम नहीं करने दे रहा है, महागठबंधन की सरकार, जंगल राज की सरकार इनको काम नहीं करना था, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया, नौकरी छोड़ दिया है। हालांकि बाद में डिपार्टमेंट को देना पड़ा सफाई कि नहीं, इन्होंने नौकरी नहीं छोड़ा है, ये तो छुट्टी पे गई है, और छुट्टी भी कहाँ, लंदन गई है। अब लंदन से इनका बहुत गहरा रिश्ता है, मैंने जैसा बताया था आपको कि इनका लंदन में अकाउंट भी है। इनका अकाउंट जो लंदन में है वो किसी बैंक में है, और उसमें लगभग 88 पाउंड के आसपास पैसे भी पड़े हुए थे उस समय जब इन्होंने अपना प्रॉपर्टी का डिटेल दिया था। अब तो देती नहीं है ये, अब क्यों नहीं देती है ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिस समय ये बिहार की सबसे ज़्यादा अमीर IAS ऑफिसर होती थी। और इनका बीजेपी के साथ, जब मैंने कहा ना बीजेपी इतना हल्ला क्यों मचा रही थी, इनका और भी बहुत सारे संबंध हैं। आप देखिएगा 2014 में जब ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री बनते हैं। इनको दिल्ली बुला लिया जाता है। दिल्ली में ये कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के ये PA बन करके रहते हैं। वहाँ पे 2014 में ये PS टू मिनिस्टर डिप्टी सेक्रेटरी इक्विवेलेंट ये रहते हैं लॉ एंड जस्टिस लीगल अफेयर में। और ये यहाँ पे अच्छा खासा लंबा टाइम पर 2015 तक ये यहीं पे रहते हैं। उसके बाद फिर वापस इन्हें, और इस सेंटर में लगातार रहते हैं ये, सेंटर में 2019 तक लगातार वहीं पे रहते हैं ये। मतलब अच्छा खासा इनका बीजेपी से कनेक्शन, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि इनके बीजेपी के साथ करीबी। और जब ये छोड़ के जा रही थी नौकरी तो बीजेपी के द्वारा इतना सारा हल्ला मचाया जाना, इस तरह के बहुत सारे केसेस हुए। लेकिन इनके लाइफ में और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है ये सब होने से पहले। उदाहरण के लिए ये 2007 की बात है, तारीख भी इसमें कहीं पे 8 जुलाई 2007 की बात है। ये ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, इनके साथ इनकी बहन होती है और इनके साथ इनके जीजा जी होते हैं। जो ट्रेन के अंदर एक और अधिकारी होते हैं वो भी चढ़े हुए होते हैं, और वो DIG होते हैं। उनका नाम है PJ रावल। वो DIG होते हैं RPF का। अब RPF के DIG हैं तो बिना टिकट के यात्रा करना कौन सी बड़ी बात है। इनके सीट पे जाकर के बैठे, बगझक हुआ, इन्होंने इनको थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ने के बाद केस भी कर दिया। कहते हैं कि इस केस के बाद बहुत इनके ऊपर प्रेशर बना था कि केस को वापस ले लीजिए, लेकिन ये वापस नहीं लिए। अंततः रावल साहब को 13 अगस्त को जेल भी जाना पड़ा था। वो बात और है कि तुरंत उनको बेल भी मिल गया था, लेकिन जेल जाना पड़ा था। अब इनके जीजा जी का इनके साथ कनेक्शन थोड़ा सा और आगे, इसको भी देख लीजिए। पंजाब के ये IG हुआ करते, बाद में जाकर के IG बने थे। और चूंकि जैसा मैंने कहा कि वंदना प्रेयसी सबसे अमीर है, तो कहीं ना कहीं इनके जीजा जी भी मनी माइंडेड होंगे। बहुत सारे वेंचर्स के साथ जॉइंट वेंचर्स करके बिजनेस करते थे, और उसी में से एक बिजनेस पार्टनर के साथ इनका कुछ बकझक हुआ। कोई गुप्ता जी थे, उनके साथ इनका बकझक हुआ, और उसी में इन्होंने केस किया उनके ऊपर। और एक थाने में वो व्यक्ति जो कल्प्रिट था, जिसके ऊपर इन्होंने केस किया, वो थाने में पकड़ा गया। थाने में बैठा हुआ था, थाने में उसको पकड़ा गया, थाना में वो कैद था। इस आदमी ने उनको उठा करके थाने से उठा करके, इसको किडनैप तो नहीं कहेंगे लेकिन किडनैप ही कहेंगे, कि थाने से उठा करके ज़बरदस्ती और अपने पर्सनल जगह पे ले जा करके इनके साथ मारपीट या जो भी कुछ होता है, इनको अबडक्शन का केस इनके ऊपर किया जाता है। और ये जेल में रहते हैं 8 महीने इनके जीजा जी। तो ऐसे ऐसे केसेस जो हैं वो भरे हुए हैं इनके मामले में। और इतने बोल्ड कैरेक्टर के कारण ही संभवतः जब ये सिवान में थे तो इनको लोग मैडम नहीं बोलते थे, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे फिर वो कोई पुलिस वाला हो, चाहे फिर कोई भी इनके जगह पे जो स्टाफ काम करता था, इनको कोई भी मैडम नहीं बोलता था, इनको सब लोग सर बोलते थे। और इससे रेडिफ मेल को इन्होंने 2009 के आसपास कोई इंटरव्यू दिया था, 9-10 के आसपास, तो उस पर इनसे पूछा भी गया था ये सवाल। तो इन्होंने बोला था कि देखिए, जो IAS का पोस्ट होता है, जो DM का पोस्ट होता है, वो जेंडर न्यूट्रल होता है। जेंडर न्यूट्रल का मतलब कि वो आप उसको अपना मैडम कह सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं, तो आप उसे सर ही कह सकते हैं। हालांकि ये बात और भी है कि भाई सर ही क्यों कहना है, फिर जब जेंडर न्यूट्रल है तो आप न सीधे उनके जेंडर के हिसाब से बात कीजिए, मैडम नहीं कह सकते हैं। तो जैसे अमेरिका में जाइए, किसी को ना सर कहा जाता है ना मैडम कहा जाता है, या बाहर के ज़्यादातर देशों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी मिस्टर प्रेसिडेंट कहा जाता है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। तो अगर इतना ही आप इनको शौक था कि मुझे कोई मेरे जेंडर से नहीं, वो मैडम नहीं बोले, सर, जेंडर न्यूट्रल टर्म इस्तेमाल करे, तो फिर सीधे मिस्टर या मिसेज या मिस
DM या मिस सेक्रेटरी, मिस जॉइंट सेक्रेटरी कहा जाना चाहिए था। तो वो एक अलग बात है इसको। अब आइए इनके पर्सनल लाइफ पे, जो मैंने कहा था कि जब इनके गूगल प्रोफाइल को आप सर्च कीजिए, गूगल में सिर्फ इनका नाम लिखिए, तो सबसे पहले यही आएगा कि इनका एज के बारे में क्यूरियोसिटी लोगों की होती है, इनके हस्बैंड के बारे में क्यूरियोसिटी होती है। दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूरियोसिटी होता है। तो इनका हस्बैंड के बारे में ज़्यादातर लोग ये जानते हैं कि इनके हस्बैंड मुस्लिम हैं, लेकिन हम आपको उनका नाम भी बता देते हैं। 2009 में संजय कुमार एक ANI के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने डिप्लोमेट में एक आर्टिकल लिखा था, और वो आर्टिकल लिखा था, इलाहाबाद कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था उसी साल। उस वर्डिक्ट में ये वर्डिक्ट था कि अगर कोई मुस्लिम औरत किसी हिंदू से, या कोई हिंदू औरत मुस्लिम लड़के से शादी करती है, तो अगर वो औरत कन्वर्ट नहीं होती है, यानी कि अगर वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट नहीं होती है, तो फिर उस मैरिज को लीगल वादे नहीं दिया जाएगा, लीगल जो है जामा नहीं पहनाया जाएगा। तो उसके ऊपर ये संजय कुमार जर्नलिस्ट ने एक आर्टिकल लिखा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे ही फ्रेंड, यानी कि संजय कुमार के फ्रेंड थे वंदना प्रेयसी, और उन्होंने कहा कि मेरे ही फ्रेंड है वंदना प्रेयसी है, IAS अधिकारी है, इतना सेलिब्रेटेड है, आइकॉनिक है बिहार में, तो उन्होंने भी तो मुस्लिम से शादी किया है, और जो इनके हस्बैंड है उनका नाम साहब है, SHAHAB। तो उनका क्या होगा, क्योंकि इस वर्डिक्ट को अगर पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, तब तो फिर वंदना प्रेयसी का भी शादी जो है वो वैध नहीं है, अवैध हो जाएगा, घोषित हो जाएगा। तो वहाँ से हमें मिल गया कि इनके हस्बैंड कौन है और उनका नाम क्या है। बाकी लोगों को पता है कि उनके हस्बैंड कोई ना तो कोई आला अधिकारी है, ना कोई पॉलिटिशियन है, ना कोई मिनिस्टर है, संभवतः कुछ भी नहीं करते हैं, या क्या करते हैं उस पर ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत भी है नहीं। इनके पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर में एक बार मात्र हल्का सा दाग लगते रहा था, वो रहा था 2017 में। हालांकि उसको दाग नहीं कहेंगे, लेकिन एक तलवार सी लटकी थी। 2017 में CBI ने इनका, ये भागलपुर के भी DM रहे थे 2 महीने के लिए, तो CBI ने जब सृजन घोटाला हुआ था, सृजन घोटाले में की जब जांच हो रही थी, तो उस समय पे भागलपुर के जितने भी DM थे, उन सारे DM का कॉल डिटेल CBI ने मंगाया था। उसमें वंदना प्रेयसी का भी कॉल डिटेल भेजा गया था CBI को। यहाँ पे एक थोड़ा सा समय के लिए इनके ऊपर तलवार लटकी थी कि क्या पता इनके उसमें भी कुछ निकल जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इनके अभी तक इनका जो कैरियर है वो बेदाग रहा है, और हो सकता है संभवतः फ्यूचर में, भविष्य में हो सकता है कि बिहार की पहली महिला मुख्य सचिव भी ये बन सकती है। अब बिहार में मुख्य सचिव क्यों नहीं कोई बन पाता है महिला, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। यही झारखंड चले जाइए, अभी नया नवेरा झारखंड, 24 साल का झारखंड हुआ है, और वहाँ पे 3 महिला जो है वो IAS अधिकारी वो वहाँ की मुख्य सचिव बन चुकी है। लेकिन बिहार में एक भी महिला अभी तक मुख्य सचिव नहीं बनी है, जबकि कई महिला अधिकारी यहाँ पे हो चुके हैं। कहते हैं कि जो कृष्णा सिंह थी, जो पहली महिला IAS अधिकारी थी, उनको बनना चाहिए था, उनका वो लेवल था, लेकिन वो भी नहीं बनी। अब वंदना प्रेयसी संभवतः बने। एक और है कि इतना ज़्यादा बोल्ड सब कुछ होने के बावजूद इनको पटना का DM कभी नहीं बनाया गया है। तो पटना का DM भी कहते हैं कि पटना का DM बनने का मतलब है कि आपको स्पेशल जगह मिल रहा है, तेज तरार है। अभी फ़िलहाल ये इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में जो उद्योग मंत्रालय है उसमें सचिव हैं, और ये इनके दावे के अनुसार अभी जो बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ है उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया है, लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, और इनके हिसाब से इनके एक्सपेक्टेशन ज़्यादा आया है। अभी फ्यूचर में क्या होता है वो नहीं, लेकिन संभवतः भविष्य में होना चाहिए ऐसे लोगों को, संभवतः सेक्रेटरी रैंक तक वो पहुँचे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।